गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हिंदी व्याकरण में पाठ 2 शुरू किया था, वर्ण विचार, और मैंने आपसे बताया था कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण मुख्यतः 2 तरीके के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन्हें बिना किसी सहायता के बोला जा सकता है, और व्यंजन वे जो स्वरों की सहायता से बोले जा सकते हैं। आज हम इसे ही आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयोगवाह। आयोगवाह में मैंने आपको बताया था कि अंग और आहा दो एक ऐसे स्वर हैं जिन्हें हम आयोगवाह कहते हैं, क्योंकि वे ना तो स्वर जैसे ही हैं और ना ही व्यंजन जैसे ही हैं। ये 3 तरीके से प्रयोग में आते हैं। सबसे पहला है अनुस्वार। अनुस्वार जिसे हम एक बिंदी के रूप में रखते हैं और बिंदी के रूप में उसकी मात्रा बनाते हैं। इसका उच्चारण नासिका या नाक से होता है। जैसे कि आप उच्चारण सुनेंगे ध्यान से, पंख गंगा आप सुन सकते हैं कि जहाँ पर मैंने बिंदी लगाई है उन जगहों का उच्चारण नाक से हो रहा है। दूसरा है अनुनासिका, जिसके लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से होता है। जैसे कि मैं अभी उच्चारण बोल रही हूँ, आँख, चांद। ठीक है। तीसरा है विसर्ग। इसका उच्चारण ह के जैसा होता है और यह मुख्यतः अंत में लगता है। विसर्ग के चिन्ह हैं 2 बिंदियाँ जो हम अंत में लगाते हैं, जैसे अंतः, प्रातः। देखा आपने, इसके अंत में ह के जैसा उच्चारण हो रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। अभी हमने पढ़े कि व्यंजन वो होते हैं जिन्हें हम स्वर की मदद से बोलते हैं। जैसे अगर मुझे क बोलना है तो क हम स्वर अ के साथ जोड़कर ही बोल पा रहे हैं। ठीक है। पर हमारे पास कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के साथ मिलकर बनते हैं, और जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तो एक नए तरीके का व्यंजन बन जाता है। जैसे क और श। अगर मैं क के साथ अ जोड़ देती तो क बनता, जिसे हम पूरा क के जैसे उच्चारित करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आधा क के साथ श जोड़ा तो ये बना छ, क्षत्रिय शिक्षा। फिर आधा त और र, त्र, जैसा कि त्रिशूल या पुत्र में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ज और य, ज्ञ, ज्ञानी, विज्ञान। श और र, श्र, जैसे कि हम श्रम या श्रीमती में इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे तरीके के व्यंजन हैं जिन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ये वे व्यंजन हैं जब हमारे पास एक ही व्यंजन 2 बार उपयोग में आए, एक बार आधे रूप में और एक बार स्वर के साथ पूरे रूप में। जैसे च धन च, तो ये बना आधा च और पूरा च, जैसा कि हमने लिखा है कच्चा। आधा ब और पूरा ब, ये हुआ जैसा कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिब्बा। आधा क और पूरा क, जैसे पक्का। ठीक है। तो जब भी 2 व्यंजन हैं जिनमें से पहला वाला बिना स्वर के साथ है, जिसे हम आमतौर की भाषा में आधा अक्षर बोलते हैं, और जो दूसरा व्यंजन है वह स्वर के साथ है, जिसे हम पूरा व्यंजन बोलते हैं, और इस तरीके से ये बन जाते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जो हमारे पास एक र वर्ण है। र वर्ण एक ऐसा वर्ण है जो मात्रा के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो अब इसके कुछ अलग अलग रूप हैं, अलग अलग जगहों पर इसकी अलग अलग तरीके से मात्रा बनती है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, अगर र जो है वो स्वर रहित है और इसके आगे हमारे पास एक व्यंजन है, यानी एक स्वर सहित व्यंजन है, उस समय र जो है वो रेफ की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आधा र या स्वर रहित र और उसके बाद म लगाना है, तो ये म के ऊपर रेफ के जैसे लग जाएगा, और जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ये म के पहले उच्चारित होगा। आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बोला गर्म,
अब आप देख रहे हैं म के पहले उच्चारित हुआ है र और ग के बाद, ठीक है, और म के ऊपर रेफ लगी है। इसी तरह अगर हम र और म को जोड़ें और म के ऊपर रेफ लगाएं और हम लिखें कर्म, तो बनेगा क आधा र और म। इसके बाद हम आते हैं कि अगर कभी र जो है वो एक स्वर रहित व्यंजन के पहले आ जाए, ठीक है, यानी र जो है वो एक स्वर रहित व्यंजन के पूरा र है हमारे पास और उसके पहले एक स्वर रहित व्यंजन है, उस समय में र क्या होगा, वो नीचे की तरफ मात्रा लगेगी उसकी और उसकी ध्वनि जो है वो व्यंजन के साथ मिक्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है द यहाँ पर मैंने स्वर रहित व्यंजन लिखा है और उसके बाद र है, तो ये बन जाएगा द्र, जैसे समुद्र। अगर इसी तरीके से हम देखें कि हमारे पास एक प है, स्वर रहित प, और उसके साथ र हम जोड़ देंगे तो बनेगा प्र, जैसे प्रभा। फिर अगर ये श के साथ प्रयुक्त हो रहा है, कभी भी र श्र के साथ प्रयुक्त हो रहा है, तो ये संयुक्त व्यंजन जैसे श्र बन जाता है। श धन र श्र, जैसे हम परिश्रम में यूज़ करते हैं, श्रीमान में यूज़ करते हैं, श्रीमती में यूज़ करते हैं। फिर हम आते हैं, अगर ये कभी भी ट और ड के साथ प्रयुक्त होता है तो ये नीचे की तरफ एक मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है और ड्र या ट्र की ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे ट धन र ट्र, तो ये बना जैसा कि हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेन में। फिर ड धन र ड्र, जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं ड्रामा में। तो इस तरह से बच्चों आज हमने अपना ये दूसरा पाठ भी समाप्त किया है, जिसे कि हमने वर्ण विचार का पहला पाठ था। एक बार हम पुनः याद कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं इस पूरे पाठ के अंदर। इस पूरे पाठ के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हम 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी, वर्ण, शब्द, वाक्य और वर्णमाला। वर्ण ध्वनि की भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य हमने पढ़ा कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वर्णमाला व्यवस्थित क्रम में लिखे गए वर्ण हैं, वर्णमाला। फिर हमने पढ़ा कि वर्ण 2 तरीके के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे होते हैं जिन्हें हमें किसी की मदद से नहीं बोलना पड़ता, जबकि व्यंजनों को हमें हमेशा स्वर की मदद से बोलना पड़ता है, ठीक है। फिर हमने व्यंजन पढ़े थे। व्यंजन 3 तरीके के पढ़े थे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। जिनमें हमने ये पढ़ा था कि वो किस जगह से बोले जाते हैं, उसके हिसाब से इनके 3 रूप पढ़े थे। आज हमने पढ़ा आयोगवाह। आयोगवाह में हमने अनुस्वार, अनुनासिका और विसर्ग पढ़ा था। अनुस्वार बिंदी के रूप में इस्तेमाल होता है और ऊपर की तरफ लगाया जाता है। अनुनासिका जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, और विसर्ग जो कि शब्द के अंत में 2 बिंदियों की मदद से लगता है। संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े जो 2 व्यंजनों की मदद से बनते हैं। द्वित्व व्यंजन जो 1 से ही 2 व्यंजनों की मदद से बनते हैं। फिर हमने र वर्ण के विभिन्न रूप पढ़े, ठीक है। आप इन दोनों ही वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और इसके बाद मैंने आपको एक अभ्यास भेजा है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।